हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपनी जो क्लास 10 साइंस की सीरीज चल रही थी इसमें लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन 3 अपना रनिंग में था जिसके अंदर 6 क्लासेज कंप्लीट हो चुकी है। ये अपनी क्लास नंबर 7 होगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट भी कर देना है वीडियो देखने के बाद, और सेशन को शेयर भी कर देना भाई ना। और आई होप कि आप लोग क्लास जो लेसन 1 है वो भी कंप्लीट कर चुके होंगे, लेसन 2 कंप्लीट कर चुके होंगे, और क्लास जो लेसन 3 है इसकी 6 क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि हर चैप्टर में एक बेसिक चीज़ें कवर कराता हुआ चल रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए भाई, है ना। तो लेसन 3 अपना मेटल एंड नॉन मेटल धातु एवं अधातु क्लास नंबर 7 है। इसके अंदर पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे थे आयनिक यौगिक, उसकी परिभाषा देख लेते। आयनिक यौगिक का निर्माण देख रहे थे, और आयनिक यौगिक के निर्माण में हमने 2 एग्जाम्पल देख लेते। एक तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और एक MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड। आइए अपन इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और देखिए भाई, तीसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 अपना जो होगा, एग्जाम्पल नंबर 3 अपना है सोडियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है भाई? सोडियम ऑक्साइड। और जिसका सूत्र क्या होता है आप लोग बना सकते हैं, मैंने सिखा रखा है, Na2O का निर्माण। इसका निर्माण कैसे होगा वो चीज़ें आपको देखनी है। सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O का निर्माण तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कितने तरह के एलिमेंट है। तो इसमें 2 प्रकार के हैं, सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम कितने हैं इस पर ध्यान मत दो, पहले ये देखो कितने प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं, सोडियम और ऑक्सीजन। तो पहले सोडियम के बारे में लिख लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सोडियम के लिए, ये बातें मैं पिछले एग्जाम्पल में सिखा चुका हूँ। पहले सोडियम के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो सोडियम का प्रतीक Na होता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 8 1 हो जाएगा। प्रत्येक तत्व का बाह्यतम कोष क्या चाहता है कि मेरे बाह्यतम कोष का अष्टक कंप्लीट हो जाए, सिर्फ K कोष को छोड़ करके, क्योंकि K कोष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें तो 2 ही आएंगे, बाकी सभी चाहते हैं कि मेरे में 8 हो जाए। तो देखिए सोडियम का K में 2 है, कंप्लीट है, L में 8 है, कंप्लीट है, लेकिन M में 1 है, तो ये 8 बनाना चाहेगा। अब 8 की 3 कंडीशन आपको बताई थी मैंने। यदि बाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे देगा, 4 से अधिक है लेकिन 8 नहीं है तो 8 बनाने के लिए ग्रहण करेगा, और 4 है तो ले भी सकता है, दे भी सकता है। जैसे यहाँ पे 2 8 और 1 है, K में 2, L में 8, M में 1, तो 4 से कम है तो 1 किसी को दे देगा। जब 1 किसी को दे देगा तो M कोष बचेगा ही नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बच रहा है। तो अब बाह्यतम कोष हो जाएगा L, और L में देखो 8 है तो अष्टक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मान लीजिए किसी के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से अधिक है, 8 बनाने के लिए 2 ले लेगा, जैसे 2 ले लेगा अब बाह्यतम कोष में 8 हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप लोग इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखो सोडियम के बाह्यतम कोष में 1 है तो क्या करेगा, सोडियम अष्टक कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है तो 1 ही प्लस का आएगा, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल चुका है। इस प्रकार बन चुका है आपका सोडियम धनायन। इस प्रकार क्या बन गया भाई? सोडियम धनायन बन गया Na+। आगे कौन है? ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्योंकि सेकंड एलिमेंट कौन से भाई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए ऑक्सीजन प्रतीक O हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 6, क्योंकि 8 नंबर पे आएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे 2 6। ठीक है, तो बाह्यतम कोष में देखो 6 है, 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, क्योंकि 4 से अधिक है ना। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 माइनस का आ जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8, पहले 2 6 था
2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, 2 8 हो गए, बायतम कोष का अष्टक कंप्लीट। इस प्रकार बन गया ऑक्सीजन ऋणायन। इस प्रकार क्या बन चुका है भाई, ऑक्सीजन ऋणायन बन चुका है। अभिक्रिया कैसी होगी दोनों के बीच, देखना भाई, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा साउंड एरर आ रहा है इसको। हाँ भाई, तो सोडियम के लिख लिया, ऑक्सीजन का लिख लिया। अब देखो अभिक्रिया कैसे होती है। तो आपके पास सोडियम कितने हैं भाई, देखो सोडियम 2 है, देखो सोडियम 2 है तो यहाँ तो ना 1 के बारे में लिखेंगे, क्योंकि जैसा सोडियम 1 के बारे में लिखा है दूसरा का सेम होगा, लेकिन जब अभिक्रिया करवाओ तब दोनों को लिखो। एक सोडियम ये रहा जिसके बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। दूसरा सोडियम भी ये रहा जिसके बायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एक ही है, ये लो, बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। भाई ये तो लेने देने के बाद की बात है ना, वो अपन देखेंगे। पहले रियल कंडीशन लिख रहे हैं कि सोडियम के बायतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सोडियम के बायतम कोष में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। इस ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। ये भी 1 देना चाहता है, ये भी 1 देना चाहता है, और ये 2 ग्रहण करना चाहता है। तो क्या करेगा, एक ऑक्सीजन वो सोडियम ने दे दिया, 1 यहाँ दे दिया। जैसे देंगे तो देख क्या बनेगा, सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस आ जाएगा, लेकिन सोडियम है कितने, 2 है, तो कोष्ठ लगा के मैंने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो माइनस का 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। इस प्रकार बन जाएगा आपका Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है भाई। अगला एग्जांपल देखना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अगला जो एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एग्जांपल नंबर 4, MgO का निर्माण। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे मैग्नीशियम के लिए, Mg के लिए, तो ये लो Mg का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा भाई, 2 8 2। कैसे होगा, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आता है, दैट मीन्स इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं 2 8 8 के सीक्वेंस से, तो आ जाएगा 2 8 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12। देखिए बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अष्टक कंप्लीट नहीं है, तो अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये Mg अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 प्लस का आ जाएगा Mg पर, है ना, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। अब देख सकते हैं बायतम कोष का अष्टक कंप्लीट है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए, तो ये ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6, बायतम कोष में 6 है, 8 बनाएगा, 2 ग्रहण करेगा, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा 2 माइनस का आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8। इस प्रकार तो मैग्नीशियम धनायन का निर्माण हो गया, इस प्रकार ऑक्सीजन ऋणायन का निर्माण हो गया। अभिक्रिया कैसे होगी, देखो Mg भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। Mg के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो, ऑक्सीजन के बायतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ये 2 देना चाहता है और ये 2 लेना चाहता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिए जाएंगे, तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 प्लस का आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास 6 तो पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, तो 2 माइनस का आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और इस प्रकार बन गया MgO। प्लस के 2 से माइनस तो कैंसिल, बन गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई थिंक ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। पिछले वीडियो में 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करा चुका हूँ। अभी जो आयनिक यौगिक का निर्माण आपने पढ़ा है ना, इससे हेडिंग से संबंधित 5 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला दे दिया, आयनिक यौगिक सोडियम ऑक्साइड के निर्माण को समझाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे दिया, आयनिक यौगिक। भाई आयनिक यौगिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेंगे।
यानी इसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा ग्रहण करेगा। तो कौन सा है? सोडियम ऑक्साइड। अभी मैंने बताया था आपको, ऐसा बन जाएगा। पहले क्वेश्चन है आयनिक यौगिक सोडियम ऑक्साइड के निर्माण को समझाइए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक समझ जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ये आपको समझा देना है। ठीक है, आगे देखो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन करेगा, तो सीधा लिख देगा सोडियम ऑक्साइड के निर्माण को समझाइए। भाई पहले क्वेश्चन में आपको साफ साफ दे दिया है आयनिक यौगिक, तो आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी आयनिक यौगिक शब्द नहीं दिया है, सीधा एग्जांपल दे दिया सोडियम ऑक्साइड के निर्माण को समझाइए। तो पहले आपको यह समझना होगा कि यह आयनिक यौगिक है या सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से समझ में आ जाएगा। तो वापिस में आपको आंसर ये लिखना है ना, समझ गए भाई। तीसरे क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड के निर्माण को समझाइए। और भी आसान कर दिया भाई। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का मतलब है एक तत्व देगा, दूसरा ग्रहण करेगा। कुल मिला के आयनिक यौगिक की बात कर रहा है, तो वापस में आपको सेम आंसर देना है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो चौथा क्वेश्चन, सोडियम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसको समझना भाई, इसको समझना भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेम आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है भाई। पहले में आयनिक यौगिक दे दिया, बिल्कुल आसान कर दिया। दूसरे में नाम ही नहीं दिया, आपको पहचान करनी पड़ेगी। तीसरे में दे दिया इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा आयनिक यौगिक ही तो बनते हैं भाई। तो क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सोडियम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पे अकेले तत्व की दे रखी है, सोडियम की, ऑक्सीजन की। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो क्या करना है, मुझे बताओ सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? पता कैसे लगेगा? सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 1, यानी बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सोडियम का प्रतीक लिख देना है और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको दर्शा देना है। या तो ऐसे दर्शा दो, और चाहो तो आप लोग ऐसे क्रॉस से दर्शा सकते हो, एक ही बात है। लिखा है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शा दो, नो डाउट। क्लियर भाई? तो आई थिंक आंसर समझ में आ गया होगा। सोडियम जिस भी प्रतीक की बात है, जिस भी तत्व की बात कर रहा है, उसका प्रतीक लिखो, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है वो लिख दो। अब ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखेंगे? तो ये ऑक्सीजन का प्रतीक आ गया। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा देने हैं, 4, 5, 6। क्लियर? ये बन गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। पांचवा देखो, निम्न यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? आयन मीन्स धन आयन या ऋण आयन। तो आपको पता है ये आयनिक, भाई आयन किस में होंगे? आयनिक यौगिक में ही होंगे। तो आपको ये देख लेना है कौन सा धन आयन है, कौन सा ऋण आयन है। तो देखो सिंपल सी कहानी है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखो, इसमें एक तो सोडियम आपको दे रखा है, एक ऑक्सीजन है। तो सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा Na+। तो Na2 में तो है सोडियम धन आयन, Na+ यानी सोडियम धन आयन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो O2-, ये है ऑक्सीजन ऋण आयन, ऑक्सीजन ऋण आयन। क्लियर भाई? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखना, इसमें मैग्नीशियम है, और आप लोग जानते हो मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दे देगा, बन जाएगा Mg2+, यानी मैग्नीशियम धन आयन। ये तो भाई बिल्कुल आसान चीज़ है ना, पहले बता चुका हूँ मैं अभी आपको। भाई मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2, 8, 2 होता है। बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 किसी को दे देगा, बन जाएगा Mg2+, तो मैग्नीशियम धन आयन। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ग्रहण करेगा 8 बनाने के लिए, बन जाएगा O2-, दैट मीन्स ऑक्सीजन ऋण आयन, ऑक्सीजन ऋण आयन। तो धन आयन कैसे होगा, ऋण आयन कैसे होगा, आप लोग पहचान सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जरिए। ठीक है, तो निम्न यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? तो Na2 में Na सोडियम तो धन आयन है, ऑक्सीजन ऋण आयन है। MgO में मैग्नीशियम धन आयन, ऑक्सीजन ऋण आयन।
तो ये 5 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयनिक यौगिक के निर्माण के अंदर। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखो, अब डिस्कस करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, है ना। पहला गुणधर्म है भौतिक प्रकृति। तो देखिए, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण, भाई प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण बल बनेगा बहुत मजबूत होता है। और आप लोग जानते हो आयनिक यौगिक में एक धनायन एक ऋणायन, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनायन और जो ग्रहण करता है उस पर ऋणायन। और जो तीर का निशान होता है जो आयनिक बंध को दर्शाता है, उस तीर का सिरा ऋण आयन की ओर होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसकी ओर होता है। तो धनायन और ऋणायन के बीच जो आकर्षण बल बनता है ना, वो बहुत मजबूत होता है, जिसके कारण ये थोड़े से ठोस एवं कठोर होते हैं भाई। ठीक है, तो धन यानी प्लस एवं ऋण यानी माइनस आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक थोड़े ठोस एवं कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब है, आप लोग हाथ में लेके ऐसे दबाओगे ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जैसे नमक होता है ना, नमक की जो गांठ होती है देसी नमक होता है, उसको ऐसे दबाओ, दाब लगाओ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा वो, उसे बोलते हैं भंगुर प्रकृति। तो ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब लगाने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। पहले क्लियर, भौतिक प्रकृति। सेकंड देखो, गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक का मतलब क्या है, सिंपल सा ठोस का द्रव में बदलना, और क्वथनांक का सिंपल सा मतलब है द्रव का गैस में बदलना। और जब ठोस द्रव में बदलेगा या द्रव गैस में बदलेगा तो तापमान देना पड़ेगा, है ना, उन्हें गर्म करना पड़ेगा। लेकिन इन आयनिक यौगिकों के बीच क्या होता है, मजबूत आकर्षण बल पाया जाता है। उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो उनका गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक एक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। तीसरा देखो, घुलनशीलता। तो ये जो आयनिक यौगिक होता है ना, वो जल में तो आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन जो दूसरे विलायक होते हैं जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, उनमें आसानी से नहीं घुलते हैं। तो यही बात लिखी है कि आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन अन्य विलायकों जैसे केरोसिन, पेट्रोल आदि में अविलेय होते हैं। अविलेय का मतलब अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी क्लियर भाई। आगे देखो, विद्युत चालकता। लास्ट पॉइंट है विद्युत चालकता। तो देखिए, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, कोई भी चीज विद्युत धारा का चालन तब करेगा जब उसमें आयन गति करेंगे। यदि आयन गति करेंगे, आयन होंगे और गति करने चाहिए, तो विद्युत का चालन करेंगे। ये जो आयनिक यौगिक है, अब जब ठोस अवस्था में होंगे, भाई आयन तो है, पता आयनिक यौगिक है तो आयन तो है, लेकिन वो गति भी करने चाहिए। और जब आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होगा तो गति कैसे करेगा, और जब तक आयन गति नहीं करेगा तो विद्युत का चालन भी नहीं करेगा। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण, ठोस संरचना के कारण, मजबूत संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन गलित अवस्था में यानी द्रव अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में आयन क्या करेंगे, गति करते हैं। तो ठोस अवस्था में गति नहीं करेंगे आयन, इसलिए विद्युत का चालन भी नहीं करेंगे ठोस अवस्था के अंदर। लेकिन जो गलित अवस्था है, द्रव अवस्था है, उसमें आयनों की गति संभव है, इसलिए विद्युत का चालन करेंगे। क्लियर है भाई। आगे देखो, एक छोटी सेटिंग है लवण के विलयन की चालकता की जांच का चित्र, कि जो लवण होता है उसका विलयन से करंट गुजरता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसका डायग्राम। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में ग्रेफाइट की रोड लगा दी, एक एनोड का काम करेगी, एक कैथोड का। और जो विलयन आपको जांच करना है कि इस लवण के विलयन में से करंट गुजरेगा नहीं गुजरेगा, उस लवण का विलयन ले लेंगे। ठीक है, आगे एनोड कैथोड से एक तो बैटरी जोड़ दी, बल्ब जोड़ दिया और स्विच जोड़ दिया। जैसे आप लोग स्विच को दबाएंगे तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। इसका मतलब जो भी आपने जिस भी लवण का विलयन लिया था उसमें से करंट गुजर रहा है। ये लवण के विलयन की चालकता की जांच का चित्र है। क्लियर है भाई। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी आपके। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है संचारण। तो देखिए, संचारण टॉपिक वही है जो लेसन 1 में आपने डिस्कस किया था, सेम है।
सारी की सारी एकदम A to Z लाइन वो की वो आएगी, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेसन 1 का जो मैंने टॉपिक करवाया था संचारण और विकृत ग्रंथिता, उसमें से संचारण कंप्लीट कर लेना, वही होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेसन 1 वाला पढ़ना है, लेसन 1 से ही पढ़ना है। जो लेसन 1 के अंदर मैंने करवाया था सेम टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है मिश्र धातु या मिश्रातु। क्या होता है आइए समझते हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं एक बार, फिर डिस्कस करते हैं आगे कंटिन्यू। हाँ जी, देखिए न्यू टॉपिक हमारा मिश्र धातु या मिश्रातु। तो सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखिए जैसे कि नाम में क्लियर है मिश्र धातु, मिश्र मीन्स मिश्रण, किसका? धातु का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें 2 या 2 से अधिक धातु ही मिलेगी, धातु के साथ अधातु भी मिल सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलेगी या धातु व अधातु मिलेगी तो उनका ना समांगी मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा? समांगी। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है जैसे आपने दूध में पानी डाला, अच्छी तरह से मिला लिया, अब जैसे आप लोग दूध को चखोगे तो ऐसा होता है क्या कि कहीं से तो पानी जैसा स्वाद आएगा, कहीं से दूध जैसा नहीं, सभी जगह से कहीं से भी दूध को उठाओ आपको सेम स्वाद आएगा। तो वैसे ही यानी आपने जैसे एक मिश्र धातु होती है स्टील, ठीक है, स्टील बनती है कार्बन से और लोहा से, लोहा में कार्बन मिलाएंगे। अब ये नहीं है कि कहीं तो आपको कार्बन दिखाई देगा कहीं पर लोहा, नहीं, कार्बन और लोहा दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। कहीं से भी उठाओ स्टील को, उसमें कार्बन और लोहे का जो मिक्सर होगा समान होगा, दूसरी जगह से उठाओगे तो वहाँ पर भी समान होगा, यानी वो सभी जगह समान रूप से मिल जाएगा। जैसे आपने दूध में पानी डाला और मिलाने पर सभी जगह समान रूप से पानी मिल चुका है, वो कहलाता है समांगी मिश्रण। तो परिभाषा देखो इसकी क्या बनेगी, परिभाषा देखना भाई, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातु, 2 या 2 से अधिक धातु या धातु व अधातु, धातु के साथ अधातु भी जुड़ सकती है ना, या धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को, समांगी शब्द मैंने अभी आपको बता दिया, के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु है मिश्रातु कहते हैं। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आपने मिश्र धातु की डेफिनेशन क्लियर की है। डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से अधिक धातु या धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्रातु कहते हैं। और जो मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया होती है इसे बोलते हैं मिश्रात्वन। तो आगे लिख देते हैं मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया, मिश्र धातु बनाने की प्रक्रिया मिश्रात्वन कहलाती है, मिश्रात्वन कहलाती है। ठीक है, बनाते कैसे हैं? तो सबसे पहले क्या होगा, जो मूल धातु होती है, एक एग्जाम्पल से समझना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टील, तो स्टील जो होती है ना, ये लोहा और कार्बन दोनों को मिलाने से बनती है। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन होता है ना, ये लगभग 0.05% होता है। टोटल 100% इस्पात में, टोटल 100% स्टील में 0.05% कार्बन है और शेष लोहा है। तो मूल धातु लोहा हो जाएगी। तो पहले क्या करेंगे, लोहा को गलाएंगे, बिल्कुल गलित अवस्था है ना, इसके द्रव वाली अवस्था ले आएंगे और फिर उसमें इतना % कार्बन डालेंगे, तब जाके क्या बनेगा, स्टील बनेगा। तो बनाते कैसे हैं,
सबसे पहले जो मूल धातु होती है उसको गलित अवस्था में लाया जाता है, फिर उसके अंदर दूसरी धातु जो भी अवयव है उसको उचित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। इस प्रकार आपकी मिश्र धातु प्राप्त हो जाती है। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मिश्र धातु के, वो देखना। हाँ भाई, तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ क्रम संख्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्र धातु, यहाँ पर लिख देता हूँ उसके घटक या अवयव, यानी कौन कौन सी धातु या अधातु मिलकर ये बनाएंगे। और यहाँ पे लिख देते हैं उपयोग, थोड़ा सा और बड़ा बनाते इसको, ये लो। हाँ भाई, पहली मिश्र धातु, पहली मिश्र धातु है आपकी स्टील, इसे ना इस्पात भी कहते हैं। स्टील या इस्पात, स्टील मिलकर बनी होती है कार्बन से लोहा से, कार्बन प्लस लोहा, लेकिन ध्यान रहे कार्बन होता है लगभग 0.05%। पहले मिश्र धातु स्टील, जिसे इस्पात भी कहते हैं, ये किस किस से मिलकर बनी होती है? कार्बन और लोहा से मिलकर बनी होती है। इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। आप लोग जानते हो ना स्टील के बर्तन आते हैं बर्तन बनाने में। क्लियर? सेकंड देखो, एक तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वापस सुन लीजिएगा। एक तो वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है, जो भी आपका डाउट हो, जो भी चीज़ें आपको समझ में आई ना, कैसा भी आपको लग रहा है, सब चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। और क्लास को ना अधिकतम आपको शेयर करना है। आप लोग थोड़ा शेयर में कंजूसी कर रहे हो भाई, है ना। यदि थोड़ा सा रेस्पॉन्स बच्चों का ठीक नहीं आएगा तो फिर हम बंद कर दें क्लासेज को। देखो सिंपल सी बात ये है ना। तो बच्चों का रेस्पॉन्स ज़रूरी है भाई। तो सेकंड देखो भाई, सेकंड मिश्र धातु है, अभी मैं आपको ना याद भी कराऊंगा तरीके से, देखना। स्टेनलेस स्टील, ये किस किस से मिलकर बना होता है? क्रोमियम प्लस लोहा प्लस निकेल, ये तीनों धातु मिलकर बनाती है स्टेनलेस स्टील। और इसका यूज क्या होता है? बर्तन बनाने में, खाना पकाने वाले बर्तन बनाने में। ठीक है भाई। तीसरी मिश्र धातु सुनिएगा, पीतल। तीसरी मिश्र धातु है पीतल, ये मिलकर बनी होती है तांबा प्लस जस्ता। जस्ता का मतलब होता है जिंक धातु। जो जिंक धातु होता है ना, तांबा मीन्स कॉपर और जस्ता मतलब जिंक, है ना। दोनों मिलकर बनाती है पीतल। और इनका यूज होता है मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बर्तन बनाने में भी होता है और मूर्तियां बनाने में भी होता है। आगे देखो 4 नंबर, पे कांसा। कांसा मिलकर बना होता है तांबा और टिन, तांबा और टिन। और कांसा के क्या बनाते हैं भाई? बर्तन बनाते हैं। तो बर्तन बनाने में। क्लियर? पांचवा देखो, पांचवा है सोल्डर वायर। सोल्डर का मतलब होता है टांका, जो टांका लगाते हैं ना अपन, दो तारों को आपस में जोड़ते हैं, टांका। और एक होता है विद्युत फ्यूज तार, जो अपने घरों में परिपथ में अपन लगाते हैं शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। सोल्डर वायर और विद्युत फ्यूज तार दोनों सीसा और टिन से मिलकर बने होते हैं। सोल्डर वायर भी सीसा और टिन से मिलकर बना होता है, विद्युत फ्यूज तार भी सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। यूज क्या करेंगे सोल्डर का? सोल्डर वायर का यूज करते हैं दो तारों की परस्पर वेल्डिंग में, दो तारों की परस्पर वेल्डिंग में। जो सोल्डर वायर होता है उसका यूज कहाँ करते हैं? दो तारों को आपस में जोड़ते हैं। आपने देखा होगा ना टांका लगाना, यही होता है।
और विद्युत फ्यूज तार, इसका अच्छे से यूज मैं लेसन नंबर 11 में, लेसन नंबर 12 में करवाऊंगा भैया आपको ना। लेकिन आपको पता है जो लघु पतन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, उसमें उसको रोकने के लिए विद्युत फ्यूज तार का यूज किया जाता है। आगे देखो, एक और है आपका एग्जाम्पल, और वो है कॉन्स्टेटन। कॉन्स्टेटन जिसे यूरेका भी कहते हैं। अगली मिश्र धातु कौन सी है? कॉन्स्टेटन, जिसे यूरेका भी कहते हैं। ये मिलकर बना होता है क्रोमियम और निकिल। सॉरी भाई, जो कॉन्स्टेटन होता है, जो यूरेका होता है, कॉन्स्टेटन, एक मिनट, ये क्रोमियम नहीं है, ये कॉपर है। क्रोमियम नहीं है, कॉपर है ये ना, कॉपर। तो कॉन्स्टेटन यूरेका कॉपर और निकिल से मिलकर बना होता है, और इसका यूज होता है तापमान मापन में, तापमान मापने में, तापमान मापने में। कैसे मापा जाता है? तो एक मशीन होती है थर्मोकपल, थर्मोकपल, थर्मोकपल बनाने में। तो कॉन्स्टेटेंस के द्वारा बनाया जाता है थर्मोकपल, और इस थर्मोकपल के द्वारा क्या मापा जाता है? तापमान। देखो जहां पर भी थर्म शब्द आ जाए ना, इसका मतलब भी होता है टेम्परेचर से, तापमान से। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जितने भी आपके सिलेबस में मिश्र धातु है वो सारे की सारी लिख दी है भाई। स्टील या इस्पात जो कि कार्बन व लोहा से मिलकर बना होता है, इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है भाई। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम लोहा निकिल से, पीतल तांबा जस्ता से, कांसा तांबा टिन से, सोल्डर और विद्युत फ्यूज तार सीसा टिन से, और कॉन्स्टेटन कॉपर व निकिल से। ध्यान रहे, ये जो अवयव है इनको याद करने की एक ट्रिक बना रखी मैंने, और इसी चैनल के अंदर केमिस्ट्री ट्रिक नाम से फोल्डर मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी आपको, है ना। केमिस्ट्री ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर आपको ये ट्रिक मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से याद कर लेना भाई। ठीक है, आगे देखो, एक नोट की बात करते हैं, फिर क्लास को बाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई ना। देखो अभी आपने जो मिश्र धातु पढ़ी है, यदि इन मिश्र धातुओं में से एक धातु पारा हो तो उसे हम अम्लगम कहते हैं। क्या लिखा भाई मैंने? यदि किसी मिश्र धातु में, यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा, जिसे पारद भी कहते हैं, एक धातु पारा हो तो वह अम्लगम कहलाता है, तो वह अम्लगम कहलाता है। जो भी मिश्र धातु आपने बनाई है उसमें यदि एक धातु पारा है तब उसे अम्लगम कहते हैं। क्लियर है भाई? तो ना आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई। थोड़ा सा क्या हीट का इश्यू है, कुछ ज़्यादा ही गर्मी महसूस हो रही है भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कैसा लगा है आपको वीडियो कमेंट करके बताना है, लाइक करके बताना है, अधिकतम क्लास को शेयर करना भाई। ठीक है, थैंक यू।